बेटा मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट भेजा हुआ है। उस प्रोजेक्ट में लिखा है क्लास 7 इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और ब्रैकेट में लिखा है हिस्ट्री। बहुत बच्चों को डाउट हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट में करना क्या है। तो एकदम सिंपल प्रोजेक्ट है। जैसे नॉर्मली समझ लो कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो एक फाइल खरीदते हो मार्केट से। तो पहले आप लोग फाइल खरीद लो एक मार्केट से, साथ में A4 साइज के कुछ पेज ले लो, जिसमें एक साइड में रूलर होना चाहिए, दूसरे साइड में ब्लैंक होना चाहिए। जिसमें रूलर होगा उस पे आप कुछ लिख सकते हो, और जो ब्लैंक होगा उस पे पिक्चर बना सकते हो। तो मैं इस जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के बारे में वन बाय वन करके समझाऊंगा किसमें क्या लिखना है, ताकि पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले थीम है। तो सबसे फर्स्ट पेज पे आपको लिखना है थीम। थीम में क्या है, सपोज करो यू आप जो दिल्ली सल्तनत है, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी, ये सब मैं पढ़ा दिया पहले। तो अज्यूम करो कि आप दिल्ली सल्तनत के क्या हो, पार्ट हो। अगर मान लो दिल्ली सल्तनत के पार्ट नहीं भी हो तो आप क्या हो, अज्यूम करो कि यू आर हिस्टोरियन। आप हिस्ट्री मतलब इतिहास लिखने वाले हो। जैसे हमने हिस्टोरियन का नाम में पढ़ा था, लाइक फकीर मुदब्बिर, मिनहाज सिराज, इब्न बतूता। ये लोग ऐसे थे जो हिस्ट्री लिखते थे, उस समय क्या घटनाएं हुई थी उनके बारे में वो लोग लिखा करते थे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्या बना दिया, मिनहाज सिराज बना दिया, चाहे इब्न बतूता। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने आप को समझो कि आप क्या हो, हिस्टोरियन हो, इतिहास लिखने वाले हो, इतिहासकार हो। ठीक है। एज यू नो दैट दिल्ली सुल्तान्स हैड कंडक्टेड मेनी वार्स campaign फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। आपको पता है जब दिल्ली में सबसे पहला जो सल्तनत डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ था वो स्लेव डायनेस्टी था। जो स्लेव डायनेस्टी था, तो इन्होंने ऐसे नहीं, जब दिल्ली में उन्होंने स्टार्टिंग में स्लेव डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, और इसके बाद नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक उस समय समय पे बहुत सारे वार लड़े, और वार युद्ध लड़े, और उसके बाद ही उन्होंने अपना जो किंगडम है उसको फैलाया। तो अब उसमें कैसे आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रोजेक्ट ले लिया, आपने फाइल ले लिया, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में लिखना है इंग्लिश। सबसे ऊपर आपको डालना है हेडिंग। जैसे आप नोट्स तैयार करते हो तो आप चैप्टर का नाम लिखते हो, तो ऐसे आपको लिखना है इंग्लिश। इंग्लिश आपने ऊपर लिख लिया। उसके बीच में कंटेंट्स क्या है, जैसे लिखा राइट डाउन नोट्स ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट वार्स कैंपेन अंडर द स्लेव डायनेस्टी इन ब्रीफ। आपको पता है कि जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी में जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत सारी लड़ाई हुई थी। आपको पता है कि जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी आया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद फिर बाद में स्लेव डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी। तो जितने इंपॉर्टेंट वार हुए थे, तो दो तीन वार आपको चूज करने हैं, और उस वार पे आपको नोट्स लिखने हैं। तो उससे क्या होगा, आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, और उसके बारे में वो आपको नॉलेज होगा। तो ये हो गया इंग्लिश से मतलब, जो आपके सामने इंग्लिश दिख रहा है। अब बात करते हैं हिंदी। इसमें लिखा राइट एन आर्टिकल इन हिंदी लैंग्वेज फॉर ए न्यूज पेपर हाईलाइटिंग द रीजन व्हाई द 1000 years old राजपूत डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय द सल्तनत। तो आप हिंदी में दूसरे या दो दो या दो पेज के बाद आप जाओगे, उसके ऊपर लिखोगे हिंदी। नोट्स में आपने क्या कर दिया, हिंदी लिख दिया। अब हिंदी में आपको हेडिंग में क्या डालना है कि इसमें आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में जैसे मान लो आज के डेट में कोई घटना होती है, तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में छपने के लिए कुछ आर्टिकल देते हैं, और वो आर्टिकल अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाता है और हम उसको पढ़ते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर के लिए एक हाईलाइट बनाना है, एक आर्टिकल तैयार करना है, जिसमें लिखना है कि हजारों साल से पुराना जो राजपूत डायनेस्टी था, उस डायनेस्टी को सुल्तान जो सल्तनत थे, इन्होंने कैसे उसको फेंक दिया। इसका मतलब ये है कि राजपूत डायनेस्टी कैसे खत्म हो गई और सल्तनत डायनेस्टी कैसे स्टैब्लिश हुई। तो आपने देखा है कि कैसे पहले पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जो उनके दुश्मन थे, जैसे जयचंद हो गया, और सारे बहुत सारे राजपूत थे जो उनके एक तरह से दुश्मन थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया। फिर तराइन का फर्स्ट वार हुआ, तराइन का सेकेंड वार हुआ, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान हार गया। और पृथ्वीराज चौहान के हारते ही एक तरह से दिल्ली में जो राजपूत डायनेस्टी था उसका खात्मा माना जाता है। तो इस तरह आपको लिखने हैं आर्टिकल कि इसके पीछे रीजन क्या था, और वो किस में लिखना है, हिंदी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जब हिंदी में लिखोगे तो आपकी हिंदी की जो राइटिंग पावर है वो बढ़ेगा, और हिंदी में और सारे वर्ड हैं जो इतिहास से रिलेटेड है, वो सारे आपको लिखने का मौका मिलेगा, और जो गलती करोगे उसको बाद में सुधारा जाएगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब आप सभी को पता है कि
ज्योग्राफी का मतलब होता है हमारा जो कंट्री है मैप में कैसे है, कहाँ पे कोई कनेक्टिविटी है, ये सब सारी चीजें ज्योग्राफी के माध्यम से हम जानते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या होता है, सारी चीजें आती है, ज्योग्राफी भी आती है। अब इसमें क्या लिखा है, आपको करना क्या है, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ कंपेन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया बाय अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316. Chalk out a detailed route in political map and also find out the mode of transportation during the Delhi Sultanate. अब देखिए, आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी तो था नॉर्थ साइड से लेके साउथ तक, साउथ में भी उसने बहुत सारे वार किए थे और साउथ में बहुत सारे एरिया को अपने अंडर में कर लिया था। जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें सब सारी चीजें मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक मैप, इंडिया का मैप लेना है, और नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक जिस रूट से अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा था, जहां जहां पे उसने वार लड़ा था, उसको आपको पॉलिटिकल मैप में दिखाना है कि कहाँ कहाँ लड़ा था, और फिर आपको रूट दिखाना। फॉर एग्जाम्पल वो दिल्ली से अगर वो जाता है, अगर साउथ में जैसे मान लो महाराष्ट्र एरिया में गया, फिर डेक्कन साइड में गया, तो ये एरिया को आपको मैप से ऐसे ऐसे दिखाते हुए जाना है, और जहाँ पे वार किया वहां पे क्या करना, हाईलाइट कर देना। तो इससे क्या होगा, आपको पूरे इंडिया का मैप समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं और कहाँ कहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अटैक करा था। इसके बाद फिर साउथ में आप जाओगे, साउथ में जाते जाते आपको रूट पता चल जाएगा किस रूट से हो गया था। और दूसरा उसके बारे में भी लिखना है कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, आपको मैंने पढ़ाया था कि ट्रांसपोर्टेशन के मोड क्या होते हैं, बाय रोड होता है एंड बाय प्लेन होता है, बाय वाटर होता है। तो उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन था उस समय बाय रोड ही जाते थे लोग, बट उस समय क्या होते थे, ट्रक गाड़ियां बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, तो उस समय बुलक कार्ड यूज होते थे, एलिफेंट यूज होते थे एंड कैमल यूज होते थे, ये सब सारी चीजें। तो वहां पे जाने के लिए किस टाइप की चीजें यूज हो रही थी, ये सब सारी चीजें आपको लिखना है। आई होप कि ये सब सारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो यू कैन कॉल मी। अब हम बात करते हैं मैथ। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी जो प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये कि एक ही सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट का नॉलेज रखना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आपने ज्योग्राफी का नॉलेज रख लिया, इंग्लिश का नॉलेज रख लिया, हिंदी का नॉलेज रख लिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट किसका है, हिस्ट्री का है। और एक डाउट और है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर हिंदी वाला इंग्लिश वाला करना है कि एसएसटी वाला करना है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश है, एसएसटी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका अलग अलग अपना इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के 15 मार्क्स हैं। आपको 15 मार्क्स सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से मिलने वाले हैं टर्म टू एग्जाम। तो इस प्रोजेक्ट को काफी अच्छे से करना है, अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं मैथ। मैथ को कैसे करोगे हिस्ट्री में। अब देखो, कंपेयर द परसेंटेज ऑफ ओल्ड टैक्स खराज, देखो, एंड इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स लैंड बाय दिल्ली सुल्तान एंड द मॉडर्न इनकम टैक्स। देखिए, जब दिल्ली में दिल्ली में जो सुल्तान थे, जो सल्तनत डायनेस्टी थी, तो एक तरह से टैक्स लगाया जाता था। आपको पता है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए होता है, पैसे अपने जो राजा होते थे उनको पैसे बढ़ाने के लिए टैक्स लगाते थे लोगों के ऊपर। उस समय का जो टैक्स कहलाता था वो कहलाता था खराज। ठीक है, और आज के डेट में भी टैक्स लगाती है गवर्नमेंट हमारे ऊपर। जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, जो भी प्राइवेट जॉब कर रहा है, जो भी इनकम कमा रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और उस टैक्स को एक तरह से इनकम टैक्स बोला जाता है। एंड कैलकुलेट विच टैक्स वाज मोर एंड आल्सो फाइंड आउट हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज एज ऑफ नाउ। अब देखना आपको ये है कि जब उस समय खराज लगाया जाता था, तो उस समय सल्तनत जो डायनेस्टी थी वो लोगों के ऊपर खराज कितने परसेंट लगाती थी, और आज की डेट में लोगों के ऊपर इनकम टैक्स कितना परसेंट लगाया जाता है। और इससे आपको ये पता करना है कि जो पहले इनकम टैक्स लगाया जाता, जो पहले खराज लगाया जाता था एज ए टैक्स, वो ज़्यादा था कि आज के डेट में जो इनकम टैक्स हमारे ऊपर लगाया जा रहा है वो ज़्यादा है। और आपको कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा था कौन कम है, और अगर आज के डेट में ज़्यादा है तो पहले से कितना ज़्यादा हुआ, और अगर आज के डेट में कम है तो पहले से कितना कम हुआ। ये है मैथमेटिकल इक्वेशन, आप करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड। आई होप कि मैंने इसको अच्छे से आपको समझा दिया था। पहले जो टैक्स था वो खराज था, आज के डेट में जो टैक्स है वो इनकम टैक्स है। पहले कितना था आज कितना था, इसको लिखना है। पहले से आज अगर कंपेयर करोगे तो बढ़ा है कि घटा है, अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है और घटा है तो कितना बढ़ा है, इंक्रीज हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो कितना डिक्रीज हुआ। आई होप कि समझ में आ रही होगी बात। अब हम करते हैं बात साइंस की। तो देखिए, साइंस में आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस इन्वेंशन इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। तो आपको पता है कि साइंस में हमेशा कोई ना कोई क्या होता है, इन्वेंशन होता रहता है। ठीक है, जब से हमारी धरती बनी है तब से आज तक हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेंशन हुआ है।
कभी किसी मशीन का इन्वेंशन हुआ है, कभी टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ है, कभी थर्मोमीटर का हुआ, कभी टेलीविजन का। तो ये सब सारी चीजें टाइम टू टाइम हो रही है। अब आपको ये पता करना है कि जब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था, आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का अगर टाइम देखा जाए तो 11th सेंचुरी से लेकर बाबर के आने से पहले 16th सेंचुरी मतलब 1526 तक, जब बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के लोदी डायनेस्टी खत्म कर दिया था और सल्तनत डायनेस्टी खत्म हो गया था, उसके बाद बाबर आया था। तो आपको 11वीं सेंचुरी से और 16th सेंचुरी के हाफ तक आपको ये पता करना है कि कितने सारे इन्वेंशन हुए थे और उन सारे इन्वेंशन का नाम लिखना है और प्लस उनके इन्वेंटर का नाम लिखना है। तो ये आपका साइंस का काम हो गया। ठीक है, और ये हर एक एक दो दो पेज में आपका जितना होता है उसको आपको करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, साइंस भी हो गया, संस्कृत। संस्कृत में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है पृथ्वीराज रासो इज ए ब्रज भाषा एपिक पोएम अबाउट द लाइफ of the 12th century Indian king Prithviraj Chauhan from 1162 to 1192 AD. It was written by the Chand Bardai. Find out one poem of 4 to 8 lines only from this book and translate Sanskrit. देखो बेटा, आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान थे उस समय उनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद बरदाई। पृथ्वीराज के जो दरबारी कवि थे, जिनको हम कोर्टियल पोएट भी बोलते हैं, उनका नाम था चंद बरदाई। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। अब उस पृथ्वीराज रासो में से आपको क्या करने हैं, 4 या 8 लाइन्स आपको सिलेक्ट करने हैं और उस 8 लाइन को आपको या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में आपको नेट पे मिलेगा और उसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अब इससे आपको होगा क्या कि आपको इतना पता चल गया कि पृथ्वीराज जो रासो है पृथ्वीराज चौहान के लाइफ से रिलेटेड है। इसके बाद दूसरी बात पता ये चल गया कि जो चंद बरदाई है पृथ्वीराज के जो थे कोर्ट में रहने वाले पोएट थे और इन्होंने जो ये लिखा है, सब पोएम लिखा हुआ है एक तरह से। उस पोएम में जब 4 से 8 लाइन आप संस्कृत में उसको कन्वर्ट करोगे तो उससे आपको संस्कृत का नॉलेज होगा और संस्कृत के वर्ड पावर आपके बढ़ जाएंगे। तो संस्कृत भी हो गया। अब है आर्ट। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। आप लोगों को मैं जब सल्तनत डायनेस्टी से रिलेटेड सारी बातें बता रहा था तो मैं उस समय ये भी बताया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे बनाया जाता है। तो उसके 4 स्टेज होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट के। तो इस आर्ट में आपको क्या करना है, कुछ लिखना नहीं है। जैसे मान लो 7th या 8th पेज पे आप लिखने जा रहे हो तो यू हैव टू राइट ओनली आर्ट एंड यू विल ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट बनाने का एक सीक्वेंस होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। उस स्टेज को सिर्फ बनाने हैं, तो ये आपका आर्ट का काम हो गया। तो इसमें आपने आर्ट का भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं म्यूजिक। अब इसमें आप सोचो हिस्ट्री में म्यूजिक कैसे हो सकता है, तो अब इसमें देखो, ड्यूरिंग इस्लामिक रूल अंडर द दिल्ली सल्तनत अ कल्चरल चेंजेस बिगैन। जब इस्लामिक रूल इंडिया में आया था उससे पहले आपको पता है इंडिया में सिर्फ राजपूत डायनेस्टी था। जो मुस्लिमिक रूल थे, इस्लामिक रिलीजन था, इससे कोई लेना देना नहीं था। इसके वजह से हमारे जो इंडिया है उसका कल्चर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, बहुत कल्चर चेंज होना शुरू हुआ। Traditionally, music was rooted in outside influence. However, during this period, music began to adopt local flair from the Hindu culture. Find out popular local music instrument in your area and learn to। अब देखिए, आपको उस समय पता है कि बहुत म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट खोजे गए, तो आपको उस समय का नहीं बल्कि उस समय का आपको देखना, उस समय कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था और आज आपके पास में जहाँ पे आप रहते हो आपके आसपास में कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम लिखना है। तो आपको सबसे पहले एक कॉलम बनाना है, 2 कॉलम बनाना है। एक कॉलम में लिखना है कि द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ माई नेबरिंग। तो आपके जो नेबर में है, जो आपका लोकल है, आप चाहे लिख सकते हो लोकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चाहे तो आप दोनों में कंपेयर करोगे तो पहले और आज के डेट में आपको ये पता चल जाएगा कि कितना कल्चरल चेंजेज हुआ है। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस। यू हैव लर्न अबाउट वेरियस रिलीजियस प्लेस इन द चैप्टर। नाउ प्रिपेयर मॉडल ऑफ टेम्पल और मॉस्क और गुरुद्वारा और चर्च। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें प्रोजेक्ट वर्क में कुछ भी नहीं लिखना है। इसमें आपको करना क्या है कि वर्क एक्सपीरियंस में आपको मॉडल बनाने हैं और वो मॉडल किसका बनाना है, या तो आप टेम्पल का बना सकते हो, या तो मंदिर का बना सकते हो, या तो मस्जिद का बना सकते हो, या तो गुरुद्वारा बना सकते हो, या तो चर्च बना सकते हो, या तो कोई भी जो भी जिस रिलीजन का है उस रिलीजन का एक क्या बनाओगे, मॉडल बनाओगे और उस मॉडल को जब प्रोजेक्ट वर्क जमा करोगे तो वो उसको साथ जमा करोगे।
तो अभी देखो सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात चल रही थी, वो सब्जेक्ट था एसएसटी। और एसएसटी में आपने इंग्लिश सीखा, हिंदी सीखा, ज्योग्राफी सीखा, मैथ सीखा, साइंस सीखा, संस्कृत सीखा और आर्ट सीखा, और साथ में म्यूजिक भी सीखा, और मॉडल बना के आपने वर्क एक्सपीरियंस भी सीखा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, और इसमें सारे सब्जेक्ट के आपके नॉलेज हो जाएंगे। तो आई होप कि ये जितने आप लोगों के मन में डाउट था वो सारे डाउट क्लियर हो गए। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, उस प्रोजेक्ट और हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, और हर एक सब्जेक्ट में 15 मार्क्स का है। तो आप हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्रोजेक्ट बना के अपने रिस्पेक्टिव टीचर को डिपॉजिट करोगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।